नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है, इसमें पूर्व वर्ष में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और इसके अलावा एक जो है महत्वपूर्ण अपडेट रहेगी, जिसने भी हरियाणा में जो है CET में ग्रुप 1 और 2 वाला जो एग्ज़ाम दिया था, तो इनकी जो प्रोविजनल जो आंसर की आ चुकी है, और अगर आपने अपनी आंसर की अभी तक नहीं देखी है तो वो वाली वीडियो जो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी, तो उसमें जाकर जो आप अपना जो आंसर की है उसे आप चेक कर सकते हैं। तो अपने जो क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं, जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि सोशियोग्राम है ये तकनीक का प्रयोग किया जाता है, तो व्यावसायिक रुचि के अध्ययन के लिए, पेशेवर क्षमता के अध्ययन के लिए, मानवीय संबंध के अध्ययन के लिए, या फिर उपलब्धि प्रेरणा के अध्ययन के लिए। तो ये जो सोशियोग्राम है इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है, और इसका प्रयोग होता है मानवीय संबंध के अध्ययन के लिए। तो ये जो सोशियोग्राम तकनीक जो है, इसमें विभिन्न व्यक्तियों को एक दूसरे से अंतर संबंधित किया जाता है, तो एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं और ग्राफ के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, और इस तकनीक में किसी खास समूह को ही अंतर संबंधित किया जाता है। तो मानव संबंध जो है इससे इसका संबंध है। इसके बाद आ जाता है दृश्य प्रपंच शास्त्र। शब्द निम्नलिखित की प्रक्रिया से संबंधित है। तो एक गुणात्मक शोध, प्रसरण के विश्लेषण, सह संबंध के अध्ययन या संभाविता के प्रतिचयन से। तो दृश्य प्रपंच शास्त्र शब्द किस प्रक्रिया से संबंध रखता है, और यहाँ पर जो इसका संबंध है ये सह संबंध के अध्ययन से लिया गया है। तो दृश्य प्रपंच शास्त्र शब्द का संबंध जो है सह संबंध के अध्ययन से है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एक चिकित्सक ने डेंगू बुखार की 2 औषधियों की सापेक्षिक प्रभावशीलता का अध्ययन किया, तो उसके शोध को वर्गीकृत किया जाएगा वर्णनात्मक सर्वेक्षण के रूप में, प्रयोगात्मक शोध के रूप में, व्यक्तिगत अध्ययन के रूप में, या नृजाति वर्णन के रूप में। तो एक चिकित्सक ने डेंगू बुखार की 2 औषधियों के सापेक्षिक प्रभावशीलता का अध्ययन किया, तो उसको क्या कहा जाएगा, और उसको वर्गीकृत किया जाएगा प्रयोगात्मक शोध के रूप में। इसके बाद है निम्नलिखित चरों में से किसे परिमाणात्मक रूप से अभिव्यक्ति नहीं किया जा सकता। तो इन चरों में से किसे परिमाणात्मक रूप से व्यक्त नहीं किया जा सकता? सामाजिक आर्थिक स्तर को, व्यवहारिक स्तर, संख्यात्मक अभिक्षमता, या पेशेवर अभिवृत्ति को। अब यहाँ पर जो हमारा आंसर है ऑप्शन बी वाला है। कौन सा है? ये वैवाहिक स्तर है। तो ये जो परिमाणात्मक जो रूप है, इससे जो यहाँ पर मतलब जो लिया गया है वे अभिप्राय संख्यात्मक मान तथा इकाई का सम्मिलित स्वरूप है। जैसे दूरी का परिमाणात्मक रूप जो है ये क्या होता है? 10 किलोमीटर। तो इसलिए वैवाहिक स्तर को परिमाणात्मक रूप से व्यक्त नहीं कर सकते। तो नहीं में जो यहाँ पर पूछा गया था, परिमाणात्मक रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं वैवाहिक स्तर को। इसके बाद जो हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पर 5 से 10 तक के, या आपने जो यहाँ पर परिच्छेद है गद्यांश इसमें से ही फिल करने हैं। तो एक बार जो हम क्वेश्चन जो उनको देख लेते हैं, उसके बाद फिर जो यहाँ पर जो इसमें से क्वेश्चन होंगे उनको हम करेंगे। तो एक बार क्वेश्चन आपने देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि उन्नत विचारधारा के समूह हवा में कार्य करते रहें, क्योंकि वे निम्नलिखित के साथ ठीक ठीक जम नहीं सकते। गांधी जी ने भारत में क्रांतिकारी भूमिका अदा की, क्योंकि राष्ट्रवादी आंदोलन को श्रमजीवी वर्ग आंदोलन समझना और ऐसा समझकर उसकी आलोचना करना गलत है। गांधी जी के आंदोलन के द्वारा भारतीय जनता में लाए जाने वाले परिवर्तन। प्रदत्त परिच्छेद के बारे में निम्नलिखित में से कौन से वाला कथन सही है, और लेखक ने परिच्छेद का समापन किया है। तो ये वाले क्वेश्चन है जो आपने यहाँ पर इस परिच्छेद में से ही जिनके आंसर देने हैं। तो इसको एक बार में ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ताकि बार बार जो है ध्यान पर हमें ना आना पड़े। तो यह स्मरण रखना चाहिए कि सभी राष्ट्रवादी आंदोलन की तरह है, भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन अनिवार्य तौर पर मध्यवर्गीय आंदोलन था, और यह विकास की स्वाभाविक ऐतिहासिक अवस्था को निरूपित करता है, और इसे श्रमजीवी वर्ग आंदोलन समझना इस आंदोलन का और इस आंदोलन के संबंध में भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व सर्वोच्च श्रेणी तक करते हैं।
और वे सीमा तक भारतीय लोगों की आवाज़ बन गए। भारत और भारतीय जनता के प्रति गांधी जी का मुख्य योगदान उन शक्तिशाली आंदोलनों के लिए था कि उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस के जरिए चलाया था। गांधी जी ने राष्ट्रव्यापी कार्रवाई के जरिए करोड़ों लोगों को गढ़ने अथवा बदल डालने की चेष्टा की थी और उन्हें बदलने में सामान्य तौर पर सफल हुए थे। वे हतोत्साहित, वीरों, निराश लोग, भयभीत और प्रत्येक प्रबल हित द्वारा परास्त और विरोध करने में अक्षम लोगों को आत्मसम्मान युक्त, आत्मनिर्भर, तानाशाही के विरोधी और संयुक्त कार्रवाई तथा ज़्यादा बड़े लक्ष्य के लिए बलिदान करने वाले लोगों में बदलने में काफ़ी हद तक सफल हुए थे। गांधी जी ने लोगों को राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर सोचने के लिए प्रेरित किया और प्रत्येक गांव और प्रत्येक बाजार नए विचारों तथा नई आशाओं जो लोगों में मर गई थी पर तर्क एवं बहस के साथ गूंजने लगे। यह सब अद्भुत मनोवैज्ञानिक परिवर्तन था। निस्संदेह इसके लिए समय आ चुका था और परिस्थितियों तथा विश्व की स्थितियों ने इस परिवर्तन के लिए कार्य किया, परंतु परिस्थितियों तथा स्थितियों का लाभ उठाने के लिए महान नेता आवश्यक हैं। गांधी जी वो नेता थे जिन्होंने बहुत से वे बंधन खोल दिए जिसने हमारे दिमाग को कैद और विकलांग किया हुआ था। इन भारतीय लोगों में जिस किसी ने भी इसका अनुभव किया वह मुक्ति और उल्लास की उस महान अनुभूति को कभी भी नहीं भुला सकते हैं। गांधी जी ने भारत में अत्यधिक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी भूमिका अदा की है क्योंकि वे जानते थे कि किस प्रकार वस्तुनिष्ठ स्थितियों का सर्वाधिक लाभ उठाया जाए तथा किस प्रकार जनता के दिलों तक पहुंचा जाए। जबकि ज़्यादा उन्नत विचारधारा के समूह ने सामान्यतः हवा में ही कार्य किया था क्योंकि वो उन स्थितियों के साथ ठीक तरह से जम नहीं सके थे और इसलिए जनसाधारण में यथेष्ट प्रतिक्रिया नहीं जागृत कर सके। और ये पूर्णतः सत्य भी है कि गांधी जी राष्ट्रवादी स्तर पर कार्य करते रहे हैं। उन्होंने वर्गों के संघर्ष के बारे में नहीं सोचा और उनके आपसी भेदों को शांत करने की कोशिश नहीं की, परंतु उन्होंने लोगों को जिस कार्य में लगाया और जो शिक्षा दी उसने जन चेतना को अनिवार्य आश्चर्यजनक रूप में जगा दिया और सामाजिक मुद्दों को सजीव बना दिया। गांधी जी और कांग्रेस को उनके द्वारा अपनाई गई नीतियाँ और उनकी कार्रवाई के आधार पर समझना चाहिए, परंतु इसके पीछे व्यक्तित्व मायने रखता है, उन पर नीतियों और गतिविधियों को रंजित करता है। गांधी जी जैसे प्रत्येक असाधारण व्यक्ति के मामले में उन्हें समझने और उनका मूल्यांकन करने के लिए व्यक्तित्व का प्रश्न विशेष रूप से महत्वपूर्ण बन जाता है। हमारे लिए भारत की आत्मा और प्रतिष्ठा तथा उसके विषादग्रस्त करोड़ों लोगों की अपने अत्यंत कष्टों से मुक्त होने की उत्कंठा का प्रतिनिधित्व करते हैं और ब्रिटिश सरकार अथवा अन्य लोगों द्वारा उनका अपमान भारत और उनके लोगों का अपमान है। तो इस प्रकार का ये गद्यांश था। अब इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आया था कि उन्नत विचारधारा के समूह हवा में कार्य करते रहे हैं क्योंकि वे निम्नलिखित के साथ ठीक ठीक जम नहीं सके थे। जनसाधारण की वस्तुनिष्ठ स्थितियाँ, गांधी जी की विचारधारा, लोगों की वर्ग चेतना, जनता में भेद के द्वारा तो किस कारण से ठीक ठीक नहीं जम सके थे। और यहाँ पर जो यहाँ लिया गया है ऑप्शन सी को, लोगों की वर्ग चेतना के कारण, तो इसी कारण से जो हमें ठीक ठीक जम नहीं सके थे। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारत में क्रांतिकारी भूमिका दिखाई थी क्योंकि वे नैतिकता का प्रचार कर सकते थे, भारतीयों के दिलों तक पहुँच सकते थे, वर्गों के संघर्ष देख सकते थे, भारतीय नेशनल कांग्रेस का नेतृत्व कर सकते थे। तो गांधी जी ने भारत में क्रांतिकारी भूमिका अदा की थी क्योंकि वे भारतीयों के दिलों तक पहुँच सकते थे, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, राष्ट्रवादी आंदोलन को श्रमजीवी वर्ग आंदोलन समझना और ऐसा समझकर उसकी आलोचना करना गलत है क्योंकि यह ऐतिहासिक आंदोलन था। भारतीय जनता की आवाज़ थी, बुर्जुआ अर्थात मध्यवर्गीय आंदोलन था। ऐसा आंदोलन था जिसका प्रतिनिधित्व गांधी जी ने किया था। तो राष्ट्रवादी आंदोलन को श्रमजीवी वर्ग आंदोलन समझना और ऐसा समझकर उसकी आलोचना करना गलत है। किस कारण से? क्योंकि यह एक ऐतिहासिक आंदोलन था। इसके बाद है गांधी जी के आंदोलन के द्वारा भारतीय जनता में लाए जाने वाले परिवर्तन भौतिक, सांस्कृतिक, प्रौद्योगिक या मनोवैज्ञानिक कौन से थे? तो गांधी जी के आंदोलन के द्वारा भारतीय जनता में लाए जाने वाले परिवर्तन और ये मनोवैज्ञानिक। इसके बाद है, प्रदत्त परिच्छेद के बारे में निम्न में से कौन सा सही है? परिच्छेद स्वतंत्रता के लिए भारतीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका की समीक्षा है। परिच्छेद भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी की भूमिका का अभिवादन करता है। लेखक भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी की भूमिका पर तटस्थ है। यह श्रमजीवी वर्ग आंदोलन के प्रति इंडियन नेशनल कांग्रेस के समर्थन का विवरण है।
तो एक बात सही है यहाँ पर, जो ऑप्शन बी में दी गई है। परिच्छेद भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी की भूमिका का अभिवादन करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, लेखक ने परिच्छेद का समापन किया है भारतीय जनसाधारण की आलोचना करके, गांधी जी के आंदोलन के द्वारा, गांधी जी के व्यक्तित्व का महत्व बताकर, या फिर करोड़ों भारतीयों की व्यथा पहचान कर। तो लेखक ने परिच्छेद का समापन किस तरीके से किया है, और ये किया गया है गांधी जी के व्यक्तित्व का महत्व जो है उसको बतलाकर। तो इस प्रकार के ये गद्यांश में से क्वेश्चन थे। और यहाँ पर फिर हमारा क्वेश्चन आ जाता है संचार की अंतः संबंधी श्रृंखला में विद्यमान मीडिया में बिंदुओं का किस रूप में जिक्र किया जाता है, नेटवर्क, संयोजी, ग्रंथिल या बहुमीडिया में। तो संचार की अंतः संबंधी श्रृंखला में विद्यमान मीडिया में बिंदुओं का किस रूप में जिक्र किया जाता है, और इनका जो जिक्र है ये नेटवर्क के रूप में होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ये वाला। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जनसंचार के सूचना कार्य का वर्णन किस रूप में किया जाता है, जनसंचार के सूचना कार्य का वर्णन। तो ये विसरण, प्रसार, निगरानी या विचलन में तो किस रूप में किया जाता है। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन सी वाला है हमारा। तो जनसंचार के सूचना कार्य का जो वर्णन होगा ये निगरानी के रूप में। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है अतुल्यकालिक माध्यम का उदाहरण कौन सा है। अतुल्यकालिक माध्यम का उदाहरण रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र या फिल्म। तो अतुल्यकालिक माध्यम का उदाहरण, अब यहाँ पर जो है ऑप्शन डी को माना गया है। तो किसको माना गया है, समाचार पत्र को। इसके बाद है संचार में गुणार्थक शब्द कौन से हैं, सुस्पष्ट, अमूर्त, सांस्कृतिक या फिर सरल। संचार में गुण अर्थक शब्द कौन से हैं। गुणार्थक जो शब्द है यहाँ पर ये सांस्कृतिक है, तो जो ऑप्शन डी में दिया गया है। इसके बाद है संदेश के नीचे संदेश को क्या नाम दिया जाता है, अंतःस्थापित ग्रंथ, आंतरिक ग्रंथ, अंतः ग्रंथ या उपग्रंथ। तो संदेश के नीचे संदेश को जो नाम दिया जाता है तो इसका दिया जाता है उपग्रंथ का, सब टेक्स्ट का। इसके बाद आ जाता है अनुरूप जनसंचार में कहानियाँ, स्थैतिक, गत्यात्मक, अन्य क्रियात्मक या अन्वेषणात्मक। तो अनुरूप जनसंचार में कहानियाँ होती हैं, और कहानियाँ जो है ये स्थैतिक होती हैं, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दी गई है। इसके बाद है दिए गए पहले अक्षर युग्मों में से एक विशेष प्रकार से संबंध रखता है, और इसी संबंध के आधार पर दूसरे अक्षर युग्म के लिए निम्नलिखित में से उचित विकल्प का चयन करें। तो रीजनिंग जो है उसका क्वेश्चन है ये। तो जैसे यहाँ पर ए एफ का संबंध आई के से है, ऐसे ही एल के ओ का बनेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ए से अगर हम आई देखते हैं, जैसे ए अल्फ़ाबेट में पहले नंबर पर आता है और के आ जाता है 11वें। तो जैसे ए है यहाँ पर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिख लेते हैं ए और एफ। ए से एफ के बीच में देखें तो ए, बी, सी, टी और ई, एफ। इसके बाद आ जाता है एल। एल को अगर हम यहाँ पर देखें तो एल ये है आई और के। एफ यहाँ पर जी, एच, आई, जे, के। तो यह अगर हम यहाँ पर इस बीच में चला के देखें एल और क्यू में, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू। उसके बाद दो, क्यू के बाद आर, एस, टी, यू और वी। टी वी जहाँ यहाँ पर बनेगा जो ऑप्शन डी में दिया गया है। तो कुछ इस तरीके से जाए चलाया गया है। इसके बाद है शब्द युग्म जो है ऑलवेज, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं नेवर में। तो इनमें से उस शब्द युग्म की पहचान कीजिए जिनमें वह संबंध है। अक्सर, विरले, बहुधा, यदा कदा, सदा, बहुधा, सविराम, यो ही। तो उस शब्द युगों का पहचान जिसमें वही संबंध है जो इसमें और इसमें है, जैसे ऑलवेज, सदा और कभी नहीं,
तो इसी प्रकार से इसका संबंध बताना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी में दिए गए हैं बहुधा यदा कदा। तो क्योंकि विपरीतार्थक है यहाँ पर ये। इसके बाद है निम्न श्रेणी में त्रुटिपूर्ण संख्या को जा बताइए। तो कौन सी है यहाँ पर? अगर हम देखें तो 51 और 52 एक आ जाता है, और 51 से अगर हम 48 देखते हैं तो यहाँ पर 3 कम हो जाते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट में देखें तो 48 से अगर हम 43 देखते हैं तो यहाँ पर 5 है, 5 का अंतर है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखें तो इसमें 9 का है। इसी प्रकार से यहाँ पर इसमें देखें तो यहाँ पर 7 का हो जाता है, और यहाँ पर देखें तो इसमें 11 का हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 1, 3, 5 और उसके बाद फिर ये 9, 7 और 11, तो ये क्रम यहाँ पर चला हुआ है। अब गलत देखना था तो गलत यहाँ पर कौन सा होना चाहिए? तो सही क्रम कैसे बनता? तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, तो इस प्रकार से जाए आते हैं। तो यही जो क्रम यहाँ पर गलत है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है, क्योंकि 5 जाए इसके बाद 7 होना चाहिए था। इसके बाद आ जाता है हम PAN को 31 और PAR को 35 लिखते हैं। तो PAT को कैसे लिखेंगे? तो पहले हमें इनके बारे में पता होना चाहिए कि 31 आया कैसे है। तो इसको लिख के देख लेते हैं। जैसे PAN है, P अल्फ़ाबेट में देख सकते हैं आप, जैसे 16 और ये पहले पे और N 14 नंबर पे, तो ये 31 हो जाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर है 16, 1 और 18, 35। इसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा 16, 1 और T का 20 नंबर है तो 37 हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है कथन निष्कर्ष वाला। तो यहाँ पर क्या है, 2 निष्कर्ष है और भी। तो यह मानते हो कि दोनों कथन सही है। नीचे दिए गए इनमें से कौन सी बात तर्क संगत है? तो यहाँ पर दिया गया है कि कुछ फूल लाल होते हैं और कुछ फूल नीले होते हैं। कुछ फूल लाल और कुछ फूल नीले होते हैं। अब इसमें जो निष्कर्ष निकल रहा है कि कुछ फूल न तो लाल है न ही नीले होते हैं, और बी में बतलाया गया है कि कुछ फूल लाल तथा नीले दोनों रंग के होते हैं। अब कौन से वाली बात यहाँ पर सही लग रही है? तो सही जो है यहाँ पर ऑप्शन बी वाली लग रही है। तो यही सही लग रहा है कि कुछ फूल लाल और कुछ तथा नीले दोनों रंग के होते हैं, कुछ लाल और कुछ नीले। इसके बाद है यदि जो 54, 72 है इसको हम 9 और इस संख्या को 6, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो पहले तो हमें इसी का पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये बना कैसे है। तो 5 और 4 9 और 2 11 और 7 18 हो जाते हैं। 18 का 9 बन रहा है। 6 3 9 और 4 13 2 15, 15 का यहाँ पर 6 हो रहा है। और इसका अगर हम नेक्स्ट में देखें तो 7 और 5 12 और 8 20 और 4 24 का 6 हो रहा है। तो क्या कुछ कोड यहाँ पर चलाया गया है? अगर आप यहाँ पर इसको ध्यानपूर्वक देखें तो 8 और 1 9 किया गया है, 5 और 1 6 किया गया है, 4 और 2 6 किया गया है। इसी प्रकार से इसको भी जोड़ लेते हैं। 9 और 2 11 और 3 14 और 6 20। तो क्या बनना चाहिए यहाँ पर इसका? तो 2, क्योंकि 2 और 0 को जोड़ेंगे 2। इसके बाद आ जाता है एक परीक्षा में कुल में से 35% छात्र हिंदी में, 45% अंग्रेजी में और 20% दोनों में फेल हो गए। दोनों विषय में पास होने वालों का प्रतिशत कितना है? तो इनका प्रतिशत जो है यहाँ पर बताना है। और इसमें क्या है, माना कुल जो छात्र थे इनकी संख्या थी 100। फिर केवल हिंदी में जो फेल हो गए थे 35% थे,
तो 100 में से 35 कम कर लेंगे हम, सॉरी जो 35 में से कुल जहाँ अगर यहाँ पर 100 माने हमने, तो यहाँ पर केवल हिंदी में थे फेल, और 20% क्या है दोनों में थे। तो इसमें से हमें करना होगा ये, तो 35 में से 20 कम करना होगा, तो हो जाएगा 15। फिर जो अंग्रेजी है, अंग्रेजी में कितने हैं 45 है, और दोनों में कितने हैं 20, तो 20 इसमें से कम कर लेंगे हम, तो 25 आ जाएगा। फिर दोनों विषय में फेल कितने हैं 20, और एक या दोनों विषय में फेल 76, तो इनको जोड़ लेंगे हम 15, 25 और ये वाले, ये तीनों जुड़ जाएंगे, तो जोड़कर जो है यहाँ पर आ जाएगा 60। फिर दोनों विषय में 5 76 कितने होंगे, तो इसमें से घटा लेंगे 100 में से 60, तो आ जाएगा 40, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। तो इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं। इसके बाद यदि कथन सभी छात्र बुद्धिमान हैं सत्य है, तो कौन सा कथन सही नहीं है। कोई छात्र बुद्धिमान नहीं है, कुछ छात्र बुद्धिमान हैं, कुछ छात्र बुद्धिमान नहीं है। यदि ये कथन कि सभी छात्र बुद्धिमान हैं यह सही है, तो कौन से वाला सही नहीं है। अब कौन से वाला सही नहीं है, ऑप्शन बी वाला, जिसमें 1 और 3 आ जाएंगे कि कोई छात्र बुद्धिमान नहीं है। सभी छात्र बुद्धिमान है ये तो हमने माना था, और यहाँ पर कि कोई छात्र बुद्धिमान नहीं है और कुछ छात्र बुद्धिमान नहीं है, तो यही जो यहाँ पर इसमें सही नहीं है। इसके बाद आ जाता है ऐसा तर्क जिसमें हम किसी विशिष्ट कथन से प्रारंभ करके एक सार्वभौमिक कथन के साथ समाप्त करते हैं। तो इसका हम निगमनिक तर्क, आगमनिक, सामान्य तर्क या अनुभातिक तर्क क्या कहेंगे। ऐसा तर्क जिसमें हम किसी विशिष्ट कथन से प्रारंभ करके एक सार्वभौमिक कथन के साथ समाप्त करते हैं, तो इसे हम कहेंगे आगमनिक वाला, आगमनिक तर्क। इसके बाद आ जाता है दो चरों के बीच सहसंबंध मापने के लिए इनमें से कौन सा तरीका काम आता है। किसके लिए, दो चरों के बीच सहसंबंध मापने के लिए। तो ये विकीर्ण आरेख, बारंबारता बटन, दो तरफ तालिका या कोटि सहसंबंध गुणांक कौन सा है। यहाँ पर जो ऑप्शन बी वाला आ जाएगा इसमें, तो ये कौन सा है, बारंबारता बटन। इसके बाद आ जाता है निम्न परिस्थिति में कम से कम कितनी बत्तखें तैर सकती हैं। एक बत्तख के आगे दो बत्तखें, एक बत्तख के पीछे दो बत्तखें, एक बत्तख के आगे तथा पीछे एक एक बत्तख है। तो कम से कम कितनी बत्तखें तैर सकती हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक बत्तख है, जैसे एक बत्तख के आगे दो बत्तख हैं और एक बत्तख के पीछे भी दो बत्तख हैं और दो जो बत्तख हैं इनके बीच भी एक बत्तख है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी होंगी। तो कितनी हो जाएंगी, 3 जो यहाँ पर ये हो जाएंगी। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP नहीं है। MTNL, BSNL, इंटरनेट इंडिया या इन्फोटेक इंडिया लिमिटेड ISP नहीं है। अब ISP यहाँ पर नहीं है, जो ऑप्शन डी में दिया गया है इन्फोटेक इंडिया लिमिटेड। तो ये MTNL, BSNL, इंटरनेट इंडिया इनको माना गया है। इसके बाद आ जाता है श्रीमान A, मिस B, श्रीमान C और मिस D एक मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं और अपने कारोबार के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब आपने बताना है, तो यहाँ पर जो इसमें शायद क्वेश्चन में कुछ जा छूट गया है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। तो क्वेश्चन है कि षोडश आधारी अंकन पद्धति में कौन से चिन्ह शामिल हैं। तो यहाँ पर जो इसमें चिन्ह शामिल हैं जो ऑप्शन बी में दिए गए हैं, 0 से 9 और A से F वाले। तो गणित और कंप्यूटर विज्ञान में हेक्साडेसिमल
षोडश आधारी एक स्थिति अंक प्रणाली होती है जिसके एक मूलांक या आधारांक का मान 16 होता है और इसमें 16 अलग अलग प्रतीकों का इस्तेमाल होता है जिसमें 0 से 9 तक के प्रतीक 0 से 9 तक के मानों को प्रदर्शित करते हैं। तो ABCDF या फिर वैकल्पिक रूप से A से F तक के प्रतीक 10 से 15 तक के मानों को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर जो है 10 का तुल्य मान दोहरा अथवा 2 की पूरक पत्ती का उपयोग किया गया है, तो ये कौन सी है? तो यहाँ पर जो इसमें माना गया ऑप्शन 1 हो। इसके बाद आ जाता है 1 GB यहाँ पर बराबर होते हैं। तो 1 GB या किसके बराबर होते हैं? तो ये होते हैं 10 की 30 बाइट्स के बराबर। 1 KB होती है बराबर 1024 बाइट्स की या 210 बिट्स की और 1 MB 1024 KB अर्थात 1024 गुणा में 1024 बाइट्स बराबर 220 बाइट्स। इसके बाद है कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को संचालित करने वाले कंप्यूटर प्रोग्रामों का समुच्चय क्या कहलाता है? कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को संचालित करने वाले कंप्यूटर प्रोग्राम का समुच्चय। तो ये कंपाइलर है, ऑपरेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई सा भी नहीं। तो इसको क्या कहा गया है? और इसको कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कोई भी फ़ोन है या कंप्यूटर है, इसमें जैसे विंडो है या एंड्रॉयड फ़ोन होता है, एप्पल है, तो इनका जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसके द्वारा ये चलाए जाते हैं। इसके बाद है इंटरनेट प्रौद्योगिकी में SMIME का तात्पर्य है। इसकी जो फुल फॉर्म कह सकते हैं आप यहाँ पर क्या है? और इसका जो संबंध है ऑप्शन जो है यहाँ पर हमारा A वाला हो जाएगा। तो सिक्योर मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन जिसको कहा जाता है, सिक्योर मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। इसके बाद है भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना के अंतर्गत 8 लक्ष्यों में निम्नलिखित में से एक नहीं है। तो 8 लक्ष्यों में से सौर शक्ति, अपशिष्ट से ऊर्जा रूपांतरण, वनीकरण या नाभिकीय ऊर्जा एक नहीं है, जो ऑप्शन बी में दी गई है, अपशिष्ट से ऊर्जा रूपांतरण। अब 8 कौन कौन से थे? जिसमें राष्ट्रीय सौर मिशन था, संवर्धित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत पर्यावरण पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, हिमालय की पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान, हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन, सुस्थिर धारणीय कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन और जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीति ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। तो इस प्रकार से जो है ये 8 थे और ये जो ऑप्शन बी वाला जो इनमें नहीं था। इसके बाद है पेयजल में कुल द्रवीभूत ठोस पदार्थ का सांद्रण इनमें से अधिक नहीं होना चाहिए। तो किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो पेयजल में कुल द्रवीभूत ठोस पदार्थ का सांद्रण, तो ये माना गया है 500 mg या फिर लीटर से। इसके बाद आ जाता है चिपको आंदोलन। इसका जो सर्वप्रथम आरंभ किया गया था अरुंधति राय के द्वारा, मेधा पाटेकर, इला भट्ट या सुंदरलाल बहुगुणा या इनके द्वारा। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर ऑप्शन डी वाला जा रहेगा, सुंदरलाल बहुगुणा। तो यह जो है भारतीय उत्तराखंड क्षेत्र में किसानों ने पेड़ों की कटाई का विरोध करने के लिए चलाया था और यह आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में सन 1973 में प्रारंभ हुआ था और एक दशक के अंदर यह पूरे उत्तराखंड में फैल गया था। तो चिपको आंदोलन की खास बात थी कि इसमें स्त्रियों ने जो बड़ी संख्या में भाग लिया था और यह पेड़ जो थे उनसे चिपक गए थे, उनको काटने से रोकने के लिए। इसके बाद है ज्वालामुखी उद्गार प्रभावित करते हैं वायु मंडल एवं जलमंडल को, जलमंडल एवं जैवमंडल, स्थल जैव वायुमंडल को। तो मतलब ज्वालामुखी उद्गार ये प्रभावित करते हैं, ज्वालामुखी जो होते हैं। तो ये जो प्रभावित करेंगे जो ऑप्शन सी में है, स्थल मंडल को, जैवमंडल और साथ में वायुमंडल को। इसके बाद आ जाता है आँख के जलन के लिए उत्तरदायी प्रकाश रसायन कौन सा है? धूम कोरे के घटक। तो आँखों में जो जलन होती है तो किसके कारण से है? तो यहाँ पर जो इसमें मानी गई है जिसमें SO2 आ जाती है और साथ में जो N2 है ये आ जाती है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर कथन वाला क्वेश्चन है, कुछ
कार्बनिक, एरोसोल, कैंसर रंजन हो सकते हैं। और इसका कारण दिया गया कि उसमें भूचक्रीय एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं। तो अब जो इनमें कौन से वाला सही है, और यहाँ पर जो इसमें ऑप्शन बी को माना गया है जिसमें ए और आ ये दोनों सही है, परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है दोनों सही, लेकिन आर जो है इसके बारे में सही जो है नहीं है। इसके बाद है इनमें से कौन सा संवैधानिक संस्था नहीं है? निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग या फिर योजना आयोग। तो संवैधानिक संस्था नहीं है, जो ऑप्शन डी में दी गई है योजना आयोग। योजना आयोग का भारतीय संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए इसका गठन परामर्शदात्री व विशेषज्ञ संस्था के रूप में सरकार के एक प्रलेख द्वारा हुआ है, और इसी कारण इसके स्वरूप व संगठन में सरकार द्वारा समय समय पर परिवर्तन किया जाता रहा है। योजना आयोग का जो प्रथम अध्यक्ष जो थे ये तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, तो इनको बनाया गया था और 5 पूर्णकालिक सदस्य मनोनीत किए गए थे। योजना आयोग का जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होता है, जैसे इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो इसके सदस्यों व उपाध्यक्ष का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है और इस सदस्य के लिए कोई निश्चित योग्यता नहीं है। इसके सदस्य सरकार की इच्छा से नियुक्त होते हैं और इसके सदस्यों की संख्या भी सरकार की इच्छानुसार परिवर्तित होती रहती है। तो वर्तमान में इस संस्था के स्थान पर नीति आयोग बना दिया गया है। तो योजना आयोग जो इसका नाम बदल चुका है अब नीति आयोग। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो यहाँ क्वेश्चन है कि भारत का जो सबसे पहला जो प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय जो है किस राज्य में है? हरियाणा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब में। तो भारत का सबसे पहला प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? और इसमें जो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन ए वाला, तो कहाँ पर है? ये हरियाणा में है। इसके बाद है भारत में अधिकतर विश्वविद्यालय केवल शिक्षण तथा शोध कार्य करते हैं, महाविद्यालयों को संबद्ध करते हैं तथा परीक्षा कराते हैं। शिक्षण शोध कराते हैं और परीक्षा भी कराते हैं। तो यहाँ पर जो इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला, शिक्षण शोध भी कराते हैं और परीक्षा भी कराते हैं। इसके बाद है इनमें से एक सही नहीं है। भारत में संसद सर्वोपरि है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक जांच का अधिकार प्राप्त है। केंद्र तथा राज्यों में शक्तियों का बंटवारा है। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद है। तो एक सही नहीं है, कौन से वाला? जो ऑप्शन ए में दिया गया है। भारत में जो संसद है वो सर्वोपरि है। स्वतंत्र न्यायिक पालिका के साथ न्यायिक समीक्षा की शक्ति हमारी संसद की सर्वोच्चता पर रोक लगाती है। यदि संसद द्वारा प्रभावी विधि संविधान के किसी उपबंध का उल्लंघन करती है तो उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों संसद द्वारा प्रभावी विधि को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं। और दूसरी ओर ब्रिटेन में संसद सर्वोपरि है, वहाँ न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था नहीं है। तो इसी कारण से जो ऑप्शन ए को माना गया है कि भारत में संसद सर्वोपरि है। तो कहाँ पर है? ब्रिटेन जो है वहाँ पर संसद सर्वोपरि मानी गई है। इसके बाद है यहाँ पर 2 छोटे वृत्त पुरुष वर्ग, वनस्पति वर्ग को प्रदर्शित करते हैं और एक बड़ा वृत्त मृत्यु अर्थात नश्वर को प्रदर्शित करता है। तो कौन सा चित्र यह प्रदर्शित करता है कि सभी नश्वर हैं? इसमें पुरुष वर्ग, वनस्पति वर्ग 2 हैं और एक बड़े वाला है मृत्यु अर्थात नश्वर को दिखा रहा है। तो कौन से वाला सही बनेगा इसमें कि सभी नश्वर हैं? अब यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन बी में दिए गए हैं, क्योंकि पुरुष और वनस्पति आपस में संबंधित है, लेकिन ये सारे जो है इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इसके बाद है इनमें से कौन सा कथन भारतीय लोकतंत्र के गणतांत्रिक स्वरूप को दिखाता है? लिखित संविधान, राज्य में कोई धर्म नहीं है, स्थानीय निकाय को शक्तियों का हस्तांतरण या चयनित राष्ट्रपति तथा सीधे या परोक्ष रूप से चयनित सांसद। तो कौन सा कथन भारतीय लोकतंत्र के गणतांत्रिक स्वरूप को दिखाता है? और ये दिखाएगा चयनित राष्ट्रपति तथा सीधे या परोक्ष रूप में चयनित सांसद। इसके बाद है राज्यपाल के द्वारा नियुक्त निम्न में से किसको केवल राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है? तो राज्यपाल द्वारा नियुक्त इनमें से किसको राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है? राज्य के मुख्यमंत्री,
राजकीय सेवा आयोग के सदस्य, एडवोकेट जनरल या राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति। तो राष्ट्रपति जो हटा सकते हैं, और जो ऑप्शन बी में दिए गए हैं राजकीय सेवा आयोग के सदस्य को। इसके बाद क्वेश्चन आ जाते हैं, यहाँ पर एक तालिका दी गई है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं बनाने वाली एक फैक्ट्री के द्वारा टीवी तथा एलसीडी के उत्पादन का वर्ष 2006 से 2010 तक का ब्यौरा दिया गया है। तालिका जो है इसको ध्यान से पढ़िए, और 48 से जो 52 तक के क्वेश्चन है उनके आंसर आपने देने हैं। तो वर्ष देख सकते हैं टीवी और साथ में एलसीडी। तो कौन से वर्ष में कितने एलसीडी और ये जो है यहाँ पर टीवी है, कितने बने हैं तो बताना है। तो यहाँ पर है 2008 से 2010 में एलसीडी उत्पादन का अनुपात कितना रहा था, 2008 और 10 में। तो ये है 2008 और यह 2010। तो इसमें एलसीडी जो है इसका बताना है, एलसीडी का उत्पादन कितना रहा है। तो यहाँ पर इसमें देखें तो ऑप्शन बी वाला रहेगा। तो कितना है, 3 और 4 अनुपात। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, वह कौन सा वर्ष है जिसमें टेलीविज़न का उत्पादन 2010 में उत्पादित एलसीडी के उत्पादन का आधा हुआ। तो जिसमें टेलीविज़न का उत्पादन 2010 में उत्पादित एलसीडी के उत्पादन का आधा हुआ, तो कौन सा था ये। और यहाँ पर जो इसमें वर्ष है ये ऑप्शन बी में दिया गया है। तो कौन सा था ये, 2006। तो ये 2006 था। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का उत्पादन सबसे अधिक रहा था। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का उत्पादन सबसे अधिक किस में था। तो सबसे अधिक जो है 2008 में था। तो किस में था सबसे अधिक, तो 2008 जो है इसमें माना गया है। तो इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 2006 से 8 तक टीवी तथा एलसीडी के उत्पादन के मध्यमानों का अंतर क्या था। तो मध्यमानों का जो यहाँ पर अंतर है ये 2867। इसके बाद है 2006-7 में टेलीविज़न उत्पादन का अनुपात क्या था। किसमें, 2006-7 में टेलीविज़न का उत्पादन का अनुपात। तो इसमें जो है यहाँ पर किसको माना गया है, 7.6। और किसमें, 2006-7 में 6-7 में और टेलीविज़न का अनुपात। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, कि शिक्षक छात्र संबंधों के संदर्भ में इनमें से कौन सी बात सही है। बहुत अनौपचारिक तथा निकट, कक्षा कक्ष तक सीमित, सद्भावपूर्ण तथा सम्मानपूर्ण या उदासीन। तो शिक्षक छात्र संबंध के बारे में कौन सी बात सही है। अब यहाँ पर जो सही है ऑप्शन सी वाली, सद्भावपूर्ण तथा सम्मानपूर्ण। इसके बाद है, कक्षा में कुछ छात्र बहुत अधिगम जिज्ञासा प्रदर्शित करते हैं। तो यह इसलिए हो सकता है कि छात्र प्रतिभाशाली हैं, धनी परिवार के हैं, बनावटी व्यवहार करते हैं, कक्षा में उदारता पैदा करना चाहते हैं। तो कक्षा में कुछ छात्र बहुत अधिगम जिज्ञासा प्रदर्शित करते हैं। तो ये किस लिए हो सकता है, तो इसका कारण है कि वे प्रतिभाशाली हैं। नेक्स्ट है, एक अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, विषय का गुण ज्ञान होना, संप्रेषण, कल्याण की चिंता या नेतृत्व के गुण होना। तो इनमें देखें तो यहाँ पर ऑप्शन ए को माना गया है, विषय का अपना गुण ज्ञान होना। इसके बाद है, छात्रों की शैक्षिक निष्पत्ति में सुधार लाया जा सकता है यदि उनके माँ बाप को प्रेरित किया जाए अपने बालकों के कार्य के निरीक्षण के लिए, अतिरिक्त ट्यूशन की व्यवस्था करें और इसके बारे में चिंता न करें, बार बार अध्यापक के साथ अंतःक्रिया करें। तो छात्रों की शैक्षिक निष्पत्ति में सुधार लाया जा सकता है यदि उनके माँ बाप को प्रेरित किया जाए अपने बालकों के कार्य के निरीक्षण के लिए। नेक्स्ट, एक सजीव कक्षा की स्थिति में यह हो सकता है, समय समय पर हंसी के पारे उड़े, संपूर्ण शांति रहे, बार बार छात्र शिक्षक वार्तालाप हो या छात्र में जोर जोर से वाद विवाद हो। तो कौन से वाला बनेगा, ऑप्शन सी। इसके बाद है, एक प्रक्रिया के रूप में शोध का अर्थ स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित चुक्तियों में से कौन सी प्रासंगिक नहीं है। तो एक प्रक्रिया के रूप में शोध का अर्थ स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित चुक्तियों में से कौन सी प्रासंगिक नहीं है, क्रमबद्ध
क्रिया, वस्तुनिष्ठ अवलोकन, प्रयोग एवं दृष्टि, समस्या समाधान। जो ऑप्शन बी में दी गई है समस्या समाधान। इसके बाद यदि कोई अभिभावक अपने बालक की परीक्षा से किसी प्रकार का भेदभाव अथवा पक्षपात करने के लिए कहे तो अध्यापक को चाहिए कि उसकी सहायता करने का प्रयत्न करें, उसे कहे कि वह फिर कभी ऐसा ना कहे, नम्रता तथा दृढ़ता के साथ ऐसा करने से मना करे, कठोरता से वहाँ से चले जाने के लिए कहें। तो कठोरता वाला तो कभी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर देखें तो कौन सा बनेगा इसमें? तो जो ऑप्शन सी में है, नम्रता और दृढ़ता के साथ ऐसा करने से मना करें। इसके बाद हमारा अंतिम क्वेश्चन रहेगा, इनमें से कौन सा एक सतत चर का उदाहरण नहीं है? परिवार का आकार, प्रज्ञा, ऊंचाई या फिर भाव। तो इनमें से एक सतत चर का उदाहरण नहीं है, कौन सा? प्रज्ञा, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इस प्रकार से जो हमारा जी क्लास महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें हम आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।